द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक के काम को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन की पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी थी। हम बात कर रहे हैं हर्बर्ट साइमन और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की। और हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि साइमन सिर्फ एक थिंकर नहीं थे बल्कि एक तरह के बागी थे। बागी? हाँ, उन्होंने उस समय के जो मैनेजमेंट गुरु थे उन्हें सीधे सीधे चैलेंज किया। और यही हमारा मिशन है, ये समझना कि साइमन ने ऐसा क्यों किया और उन्होंने प्रशासन की एक पूरी नई तस्वीर कैसे पेश की। एक ऐसी तस्वीर जिसमें हीरो कोई मैनेजर या कोई ढांचा नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज थी, निर्णय, डिसीजन। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल से। साइमन को ऐसी क्या बात चुभ गई थी कि उन्होंने प्रशासन के तथाकथित सुनहरे नियमों को सिर्फ कहावतें और मिथक कह दिया? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक हमला था। साइमन का सबसे पहला और बड़ा आइडिया यही था कि प्रशासन निर्णय लेने के अलावा कुछ और है ही नहीं। अच्छा। उस समय सब लोग बात कर रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हायरार्की कैसी हो, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। हाँ, मतलब ढांचे पर पूरा जोर था। बिल्कुल, लेकिन साइमन ने कहा ये सब बात की बातें हैं। असली चीज तो ये है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर लोग फैसले कैसे लेते हैं। मतलब उन्होंने फोकस को स्ट्रक्चर से हटाकर इंसान पर और उसके सोचने के तरीके पर ला दिया। एग्जैक्टली। और ये आइडिया उन्होंने चेस्टर बर्नार्ड से लिया था, जिनसे वो बहुत प्रभावित थे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने समय के बड़े नामों जैसे लूथर गुलिक और लिंडोल उर्विक की धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां उड़ा दी। हमारे एक स्रोत में उनके शब्द कोट किए गए हैं। उन्होंने क्लासिकल सिद्धांतों को सिर्फ कहावतें, मिथक, नारे और आडंबरपूर्ण बकवास कहा। इसेंशियली मीनिंगलेस फ्लफ। वाह, ये तो एकेडमिक दुनिया की भाषा नहीं लगती, ये तो सीधी लड़ाई है। लेकिन उन्होंने इतनी कठोर बात क्यों कही, उनका तर्क क्या था? उनका तर्क बहुत सरल और पावरफुल था। उन्होंने कहा कि क्लासिकल विचारकों का दिया हर सिद्धांत एक कहावत जैसा है, क्योंकि हर कहावत की एक उल्टी कहावत भी होती है। जैसे हम कहते हैं लुक बिफोर यू लीप, यानी सोच समझकर कदम उठाओ। लेकिन हम ये भी कहते हैं ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, यानी जो हिचकिचाया वो गया। सही बात है। अब क्या करें? वही तो, दोनों अपने अपने जगह सही लगते हैं लेकिन एक साथ काम नहीं कर सकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इसका उदाहरण क्या है? सबसे क्लासिक उदाहरण है नियंत्रण का विस्तार, यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल बनाम कम्युनिकेशन का। एक सिद्धांत कहता है कि एक बॉस के नीचे कम से कम लोग होने चाहिए। मान लीजिए 5-6 लोग। हाँ, ताकि वो उन पर अच्छी तरह कंट्रोल रख सके। ठीक है, ये तो लॉजिकल लगता है, इससे मैनेजमेंट बेहतर होगा। लेकिन रुकिए, अगर आप हर बॉस के नीचे सिर्फ 5 लोग रखेंगे तो एक बड़ी कंपनी में ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लेवल्स बन जाएंगे। सीईओ से लेकर सबसे निचले कर्मचारी तक शायद 10-12 लेयर हो जाएंगी। अब सोचिए, एक मैसेज को नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और हर लेवल पे वो थोड़ा बदलेगा, थोड़ा बिगड़ेगा। बिल्कुल, और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है जो कहता है कि तेज और साफ कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम लेवल्स होने चाहिए। मतलब एक फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहां फंस गए। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा रखते हैं तो कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, और अगर कम्युनिकेशन के लिए लेवल्स कम करते हैं तो हर बॉस के नीचे इतने लोग आ जाते हैं कि वो कंट्रोल वाला नियम टूट जाता है। बिंगो, यही साइमन का पॉइंट था। आप एक ही समय में दोनों नहीं कर सकते। कोई और उदाहरण? एक और मजेदार उदाहरण है स्पेशलाइजेशन, यानी विशेषज्ञता बनाम यूनिटी ऑफ कमांड, यानी आदेश की एकता का। एक नियम कहता है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और हर कर्मचारी को किसी एक काम का एक्सपर्ट बना दो। जैसे फैक्ट्री की असेंबली लाइन, एक आदमी सिर्फ टायर लगाता है, दूसरा सिर्फ दरवाजा। सही, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। पर दूसरा नियम कहता है कि हर कर्मचारी का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, अब एक हॉस्पिटल का सोचिए। एक नर्स है, उसे अपने मरीजों की देखभाल के लिए अपने वार्ड सुपरवाइजर से निर्देश मिलते हैं, वो उसका ऑफिशियल बॉस है। ठीक है। लेकिन उसी समय एक डाइटिशियन आकर मरीज की डाइट के बारे में कुछ करने को कहता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट आकर कोई एक्सरसाइज करने को कहता है। ये सब अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। तो अब नर्स किसकी सुने? यहाँ एक बॉस वाला नियम तो टूट गया। एग्जैक्टली। ये नियम कागज पर अच्छे लगते हैं लेकिन असल दुनिया की जटिलताओं में फेल हो जाते हैं। मैं समझ गई। तो अगर साइमन ने पुराने घर को गिरा दिया तो उन्होंने उसकी जगह क्या बनाया? उनका समाधान क्या था? उनका समाधान था प्रशासन को एक असली विज्ञान बनाना। उनका मानना था कि क्लासिकल थ्योरी वैज्ञानिक थी ही नहीं,
क्योंकि वो सिर्फ कुछ लोगों के निजी अनुभवों पर आधारित थी। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे स्रोत बताते हैं कि फ्रेडरिक टेलर ने अपना सारा काम एक स्टील कंपनी में किया, हेनरी फयोल ने एक माइनिंग कंपनी में। ये उनके पर्सनल केस स्टडीज थे, कोई यूनिवर्सल साइंस नहीं। तो साइमन के विज्ञान का आधार क्या था? साइमन ने कहा कि असली विज्ञान व्यक्तिगत राय पर नहीं, बल्कि तथ्यों मतलब फैक्ट्स, डेटा और वेरिफिकेशन पर आधारित होना चाहिए। और यहीं पर उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद आइडिया आता है। वो क्या था? तथ्य और मूल्य का अलगाव, फैक्ट एंड वैल्यू डाइकोटमी। उन्होंने कहा कि हर फैसले के दो हिस्से होते हैं। तथ्य और मूल्य सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? बहुत आसान है। मूल्य यानी वैल्यू का मतलब है कि क्या होना चाहिए। ये एक नैतिक या भावनात्मक चुनाव है। जैसे सरकार की एक पॉलिसी का लक्ष्य है, हमें देश से गरीबी मिटानी चाहिए। ये एक मूल्य है। ये एक लक्ष्य है, एक इच्छा है। हाँ, आप इसे सही या गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है। और तथ्य तथ्य यानी फैक्ट का मतलब है कैसे किया जाएगा, यानी उस लक्ष्य को पाने के तरीके। गरीबी मिटाने के लिए क्या मनरेगा ज्यादा असरदार है या लोगों के खाते में सीधे पैसे डालना? इसका जवाब तो डेटा से मिल सकता है। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब आप रिसर्च और आंकड़ों से दे सकते हैं। इसे आप वैज्ञानिक तरीके से जांच सकते हैं। तो साइमन कह रहे थे कि प्रशासकों यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिर्फ तथ्यों वाले हिस्से पर ध्यान देना चाहिए, मूल्यों को राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि प्रशासन का विज्ञान सिर्फ फैक्चुअल स्टेटमेंट से डील कर सकता है, वैल्यू स्टेटमेंट से नहीं। विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि मूल्य व्यक्तिपरक होते हैं। इसी आधार पर उन्होंने निर्णय लेने की एक पूरी प्रक्रिया तैयार की, जिसे उन्होंने 3 चरणों में बांटा। पहला है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, यानी समस्या क्या है ये समझना। दूसरा डिजाइन एक्टिविटी। हाँ, डिजाइन एक्टिविटी यानी इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उन विकल्पों को खोजना। और तीसरा चॉइस एक्टिविटी, यानी उन सभी विकल्पों में से सबसे अच्छे को चुनना। सही। बाद में उन्होंने इसमें फीडबैक का एक चौथा चरण भी जोड़ा था। सुनने में तो ये बहुत साफ सुथरा है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा लगता है। प्रॉब्लम ढूंढो, ऑप्शन बनाओ, बेस्ट ऑप्शन चुनो। लेकिन यही मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या हम इंसान वाकई इतने लॉजिकल होते हैं? क्या हम असल में ऐसे फैसले लेते हैं? यही तो साइमन का अगला बड़ा धमाका था। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। क्लासिकल अर्थशास्त्री एक काल्पनिक इंसान की बात करते थे जिसे वो इकोनॉमिक मैन कहते थे। ये एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास दुनिया की सारी जानकारी है, हर विकल्प के सारे फायदे नुकसान उसे पता हैं, और उसके पास एक सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग है जो हमेशा 100% बेस्ट फैसला लेता है। हाँ, जो असल में कहीं नहीं होता। मैं तो सुबह ये फैसला नहीं कर पाती कि चाय पीऊं जो कॉफी, और ये लोग पूरी इकोनॉमी का बेस्ट फैसला लेने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। साइमन ने कहा कि ये इकोनॉमिक मैन एक मिथक है। हाँ, असल दुनिया का इंसान है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। और वो पूर्ण तर्कसंगतता या टोटल रैशनैलिटी से नहीं, बल्कि सीमित तर्कसंगतता यानी बाउंडेड रैशनैलिटी से काम करता है। बाउंडेड रैशनैलिटी यानी हमारी समझ, हमारी तर्क शक्ति की एक सीमा है। हाँ। हमारे पास जानकारी सीमित है, हमारे पास सोचने का समय सीमित है, और सबसे बड़ी बात, हमारी दिमागी क्षमता भी सीमित है। सही। हम दुनिया के सारे रेस्टोरेंट का मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर नहीं करते। हम ज़ोमैटो पर 10-15 ऑप्शन देखते हैं और जो ठीक लगता है उसे चुन लेते हैं। हम तर्कसंगत होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर। और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैन से जुड़ा है उनका सबसे मशहूर शब्द सैटिस्फाइंग। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ये शब्द साइमन ने खुद सैटिस्फाइंग यानी संतुष्टि और सफाइसिंग यानी पर्याप्त को मिलाकर बनाया था। इसका मतलब है कि हम हमेशा सबसे उत्तम या बेस्ट विकल्प नहीं खोजते। तो हम क्या खोजते हैं? हम वो पहला विकल्प चुन लेते हैं जो काफी अच्छा या गुड इनफ हो, जो हमारी जरूरत को पूरा कर दे। अरे, ये तो पूरी मॉडर्न डिजिटल दुनिया इसी पर चल रही है। जब हम Amazon पर फोन खरीदते हैं तो क्या हम बाजार में मौजूद 500 मॉडल्स में से सबसे बेस्ट ढूंढते हैं? नहीं। हम एक बजट तय करते हैं, देखते हैं कि किसकी रेटिंग 4 स्टार से ऊपर है, और जो हमारी जरूरतें पूरी करता है उसे खरीद लेते हैं। दैट इज सैटिस्फाइंग। एग्जैक्टली। गूगल सर्च भी यही करता है। वो आपको दुनिया का सबसे सही जवाब नहीं देता, वो आपको काफी अच्छा जवाब देता है जो आपकी क्वेरी से सबसे ज्यादा मैच करता है। साइमन ने ये बात 70-80 साल पहले कह दी थी। कमाल है। और इसी से जुड़ा उनका एक और वर्गीकरण है प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम निर्णय। ये क्या है?
प्रोग्राम निर्णय वो हैं जो रोजमर्रा के हैं, बार बार होते हैं, जैसे किसी कर्मचारी की छुट्टी की अर्जी मंजूर करना। इनके लिए नियम और प्रक्रियाएं पहले से तय होती हैं, ये आसान होते हैं। और नॉन प्रोग्राम्ड? नॉन प्रोग्राम निर्णय वो होते हैं जो नई, अनोखी और जटिल समस्याओं के लिए लेने पड़ते हैं, जैसे कोविड आने पर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाना या बाजार में एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। जिसके लिए कोई रूल बुक नहीं होती, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सही कहा। और साइमन के अनुसार एक अच्छे मैनेजर का काम यही है कि वो नॉन प्रोग्राम्ड समस्याओं को भी प्रोग्राम्ड बनाने की कोशिश करें। कैसे? ट्रेनिंग से, डेटा एनालिसिस से, कंप्यूटर सिमुलेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके। हाँ। मतलब अनिश्चितता को कम करें और नई चुनौतियों के लिए भी एक सिस्टम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई कि इंसान के तौर पर हम सीमित हैं, लेकिन हम संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में कैसे मदद करता है? यहाँ साइमन फिर से चेस्टर बर्नार्ड के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने योगदान संतुष्टि संतुलन या कंट्रीब्यूशन सैटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम का सिद्धांत दिया। सुनने में भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक कर्मचारी किसी कंपनी में तब तक टिका रहता है जब तक उसे मिलने वाली संतुष्टि, जैसे सैलरी, सम्मान, प्रमोशन, उसके योगदान यानी उसके काम के बराबर या उससे ज्यादा हो। जिस दिन उसे लगा कि वो दे ज्यादा रहा है और उसे मिल कम रहा है, वो नौकरी छोड़ने के बारे में सोचेगा। द ग्रेट रेजिग्नेशन का पूरा आइडिया शायद इसी पर आधारित है। हो सकता है। और इसी से जुड़ा एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है स्वीकृति का क्षेत्र या जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, कोई कर्मचारी बॉस के हर आदेश को तो नहीं मान लेता सिर्फ इसलिए कि उसे सैलरी मिल रही है। इसकी भी तो कोई सीमा होगी। बिल्कुल होगी। वही सीमा है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एक मनोवैज्ञानिक दायरा है। इस दायरे के अंदर बॉस जो भी आदेश देता है, कर्मचारी उसे बिना सवाल किए मान लेता है। जैसे, ये रिपोर्ट आज शाम तक पूरी कर दो। ये उस जोन के अंदर है। हाँ, लेकिन अगर बॉस उसी कर्मचारी से कहे, चलो आज शाम मेरे बच्चों को स्कूल से घर छोड़ देना, तो ये आदेश शायद उस जोन के बाहर है। और तब कर्मचारी कह सकता है, सर ये मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। बिल्कुल। एक अच्छा लीडर अपने कर्मचारियों के इस जोन को समझता है और उसे धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती उसे लांघने की नहीं। तो इस तरह एक संगठन ट्रेनिंग, अथॉरिटी और जानकारी देकर एक व्यक्ति की सीमित तर्कसंगतता को सहारा देता है। सही। साइमन का पूरा सिद्धांत बहुत व्यावहारिक और जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरे रिपोर्ट निकाल दी हो। लेकिन हर बड़ी थ्योरी की तरह इनकी भी आलोचना हुई होगी। हाँ, और मजेदार बात यह है कि साइमन की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण बनी। मतलब उनका तथ्य और मूल्य का अलगाव। वही। एक मिनट, ये तथ्यों बना मूल्य वाली बात सुन के कुछ पुराना सा नहीं लग रहा? जैसे राजनीति और प्रशासन को अलग करने की कोशिश? हाँ, ये तो वही राजनीति प्रशासन द्वंद्व वाली बात हो गई जिसे वुडरो विल्सन ने शुरू किया था। यानी पॉलिटिशियन नीतियां बनाएंगे जो कि मूल्य हैं, और प्रशासक उन्हें चुपचाप लागू करेंगे जो कि तथ्य हैं। इस आइडिया को तो कब का खारिज कर दिया गया था। आलोचकों ने यही कहा। उन्होंने कहा कि साइमन ने उसी पुराने खारिज किए जा चुके आइडिया को नए शब्दों में पैक करके दोबारा बेच दिया है। अच्छा, उनका तर्क था कि असल दुनिया में आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के फैसलों से उसके मूल्यों को अलग कर ही नहीं सकते। जब एक जिला कलेक्टर ये फैसला लेता है कि बांध कहाँ बनेगा, तो ये सिर्फ एक तथ्यात्मक फैसला नहीं है। इस फैसले में ये मूल्य भी छिपा है कि किसका घर डूबेगा और किसकी जमीन को पानी मिलेगा। आप तथ्य और मूल्य को अलग नहीं कर सकते, वे आपस में गुंथे हुए हैं। ये एक बहुत मजबूत आलोचना है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हर्बर्ट साइमन को हम कैसे याद रखें? सबसे पहले तो ये कि साइमन ने प्रशासन की बहस का केंद्र ही बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि असली खेल स्ट्रक्चर या नियमों का नहीं बल्कि निर्णय का है। और उन्होंने क्लासिकल सिद्धांतों के खोखलेपन को उजागर किया और उन्हें सिर्फ कहावतें कहा। बिल्कुल। और उन्होंने हमें इंसान की असलियत से वाकिफ कराया। हम कोई सुपर रैशनल इकोनॉमिक मैन नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं में काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव मैन हैं, जो हमेशा बेस्ट की तलाश नहीं करते बल्कि गुड इनफ से काम चलाते हैं, सैटिस्फाइंग करते हैं। हाँ। सही। और उनके काम का असर बहुत गहरा है। आज जब हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसे डैनियल कॉनमैन जैसे लोगों ने पॉपुलर किया, तो उसकी जड़ें साइमन के बाउंडेड रैशनैलिटी में ही है। और एआई भी। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआती नींव भी साइमन के काम में मिलती है, क्योंकि वो इंसान के सोचने की प्रक्रिया को एक लॉजिकल सिस्टम में समझना चाहते थे। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि इंसान असल में निर्णय कैसे लेता है,
न कि उसे कैसे लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो उन्होंने प्रशासन को एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हकीकत के तौर पर देखा, न कि सिर्फ मैकेनिकल चार्ट्स और नियमों के सेट के रूप में। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आज जब भी कोई कंपनी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की बात करती है या कोई सरकार अपनी नीतियों के असर का आकलन करने के लिए एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की वकालत करती है, तो वो अनजाने में साइमन की विरासत को ही आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल। ये सब सुनकर हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरूर। साइमन प्रशासन का एक शुद्ध विज्ञान बनाने के लिए तथ्यों को मूल्यों से अलग करना चाहते थे, लेकिन आज की दुनिया में सोचिए, जहां कंपनियों और सरकारों से मजबूत नैतिक और सामाजिक स्टैंड लेने की उम्मीद की जाती है, ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के मानक हों या डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर जोर हो, क्या आज के समय में कैसे करें को क्यों करें से अलग करना संभव भी है, या क्या ऐसा करना नैतिक रूप से सही भी है? इस पर सोचिएगा।